अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से मतलब अवार्ड साहब के जो कट्टर मतलब समर्थक थे, वो कलवा के अंदर मतलब 4 ऐसे बड़े बड़े नेता जो है, जो नगर सेवक थे, वो अवार्ड साहब का जो साथ छोड़ के उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको क्या लगता है कितना धक्का पहुंचा है अवार्ड साहब को उनके जाने से? क्या अवार्ड साहब कमजोर हुए उनके जाने के बाद? ऐसा है कि पहले तो उन्हें ये आत्ममंथन करने की जरूरत है, सेल्फ एक रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उनको अपना इंस्पेक्शन करने की जरूरत है कि लोग मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, 40-50 लोग गलत नहीं हो सकते। आज मुमरा में ये हाल है कि मुमरा के सारे नगर से उनको छोड़ के जा चुके हैं। आज वही हाल कलवा का है। तो आपको एक बात बता दूं, जब जितेंद्र और सब नेता बनकर उभरे थे तो उनके 2 लोग थे जो उनके स्तंभ थे या उनके कॉलम थे, एक मिलिंद पाटिल साहब थे और एक नजीमुल्लाह साहब। आज वो दोनों छोड़ के चले गए। कलवा के अंदर यह हाल है कि उनके पास उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। MR सालवी साहब जा चुके, अपर्णा सालवी जो नगर सेविका वो जा चुकी, मिलिंद सालवी साहब जा चुके, हमारे महेश सालवी साहब जा चुके, मिलिंद पाटिल साहब जा चुके, आरती गायकवाड़ मैडम जा चुकी, प्रमिला किनी मैडम जा चुके, मंदार किनी साहब जा चुके। टोटल कितने लोग जा चुके? 9 के 9 नगर सेवक जा चुके। अच्छा, 9 के 9 राष्ट्रवादी के 9 नगर सेवक थे वहां पे, आज उनके थे और एक अपक्ष था जय, तो 9 के 9 जा चुके हैं उनके पास से। अब उनके पास एक वहां पे नाम लेवा नगर सेवक बचा नहीं है। तो ये क्यों हुआ, ये हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या है कि लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। और आज से ये तो उनको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या है मेरे अंदर जिसको मैं सुधारना चाहूंगा। देखो ऐसा होता है, मेरे वालिद साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि जब वो इलेक्शन लड़ा करते तो एक बात बोलते थे कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और आगे जा सकते हो। आज ये हाल है उनका कि जो दोस्त है वही उनके दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल दुश्मन, मैं दुश्मनी नहीं मानता हूँ, मतलब पॉलिटिकल राइवलरी है होती है। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी इनकी जो बढ़ रही थी वजह क्या है? इसलिए बढ़ रही है कि इन्होंने सिर्फ अपने आप, इन्होंने हमेशा सेंट्रिक पॉलिटिक्स की है, अपने आप को सेंटर में रख करके बस मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। और हम जो हैं वो हमेशा हम की बात करते हैं, मैं की बात नहीं करते। हम सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। जो इस देश, जमहूरी देश के अंदर इस वक्त की जो जरूरत है वो यही है कि हमें जो है एक होकर के, एकजुट होकर के हमारे शहरों का विकास करना चाहिए। आज मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र का जो चुनाव आयोग है उसको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 4 महीने के अंदर TMC और BMC के चुनाव हो जाने चाहिए। उसको लेके मुमरा बोलो या थाने बोलो, सब जगह पे राजनीतिक हलचलें जो है काफ़ी तेज हो चुकी है। जो उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कॉरपोरेशन का, उन्होंने अपने अपने वार्ड के अंदर अभी से ना मतलब तैयारियां शुरू कर दी है और सभी लोग अपने वार्ड के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। इसी के ऊपर शहर के जो अनेक मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीति के जानकार और माहिर समझे जाने वाले राजवंश साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो TMC का जो चुनाव आने वाला है उसको वो कैसे देखते हैं। राजीव भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है चुनाव आयोग को कि वो महाराष्ट्र के अंदर जो नगर पालिका के चुनाव उसको जल्द से जल्द करावे। तो आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मोइन भाई, पहले तो आपका स्वागत है कि आप मेरे तासुरात लेने यहाँ पर आए हैं। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, ये खाली बंबई और थाने को लेकर के नहीं है। हमारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर 27 महानगर पालिकाएं हैं और उसी के साथ में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंदर नगर पालिका है, नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है। ये सब मिलाकर तकरीबन 1400 शहर हैं जिनके इलेक्शंस होने हैं। और इसके ऊपर दिशा निर्देश ये दिए गए हैं कि अगले 4 महीने के अंदर भांटिया कमीशन, जिन्होंने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके माध्यम से जो डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड्स हुए थे उसको ना लेते हुए जो 2017 के हमारे डेलिमिनेशन ऑफ वार्ड्स हैं और जो 2017 के हमारे रिजर्वेशन हैं उसी को इंटैक्ट रखते हुए, उसी को कायम रखते हुए, उसी 2017 के तर्ज के ऊपर सारे इलेक्शंस कराए जाएं। और मैं समझता हूं कि तमाम महानगर पालिका इसके को तैयारी में लग चुकी है कि किस तरीके से हमें अगले 4 महीने में ये इलेक्शन करवाना है। मगर ये इतना आसान नहीं है। 27 महानगर पालिका इलेक्शन सिर्फ 4 महीने में संपन्न होना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है SEC, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आपको ऐसा लगे तो आप मानसून को मद्देनजर रखते हुए, आपके EWS को मद्देनजर रखते हुए, आपके सारे रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आप कुछ और टाइम भी ले सकते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि
ये सारे इलेक्शन जो है एक फेज में नहीं होंगे, ये 2 या 3 फेज के अंदर होंगे, जिसके अंदर ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी जो अलग अलग महानगर पालिका है, ग्रेड ए का पहले लिया जाएगा, शायद हो सकता है ग्रेड बी का लिया जाएगा, फिर ग्रेड सी का लिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो इलेक्शन है थाने महानगर पालिका के, वो हो सकता है शायद कि दिसंबर जनवरी में हमारे इलेक्शन हो जाएंगे, और जिसके ऊपर हमारी तैयारी चालू है। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, रशीद कंपाउंड में पिछले 25 सालों से अकेला मैं, हमारा ही परिवार नगर सेवक है, वहां दूसरा कोई नगर सेवक नहीं। कार्यकर्ता बहुत सारे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मगर वहां नगर सेवक का परिवार जो है वो सिर्फ अंसारी परिवार है, वहां दूसरा कोई नगर सेवक नहीं है, पूरे रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा हसमत चौक के ऊपर। और वहां पर मेरे सामने बहुत सारे लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, और मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। पिछले 25 सालों से हमारी तैयारी है। तो ये स्पेशल इस इलेक्शन को लेकर हमारी कोई स्पेशल तैयारी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम अच्छे से काम करते हैं, हमारी नीयत साफ हो और हमारे अंदर अगर लोगों का हमारे ऊपर विश्वास हो, तो हमें इस इलेक्शन में कोई हरा नहीं सकता इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो हम ये इलेक्शन फिर से जीतेंगे और फिर लोगों के काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा राजीव भाई, मेरा आपसे सवाल है कि चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी मतलब एक्टिव हो चुके हैं अपने अपने वार्ड के अंदर, काम लगातार हो रहा है मुमरा कौसा शहर में इधर उधर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी वैसे आपके एरिया के अंदर जो आपका कार्य क्षेत्र है, रशीद कंपाउंड हो गया, चरनी पाड़ा हो गया, वहाँ पे बहुत सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा काम जो अभी तक का नहीं हुआ हो, जो आपकी इच्छा हो कि वो काम भी मतलब अगर मौका मिलता है आपको, तो या आपके परिवार के किसी सदस्य को, तो वो काम करने की आपकी इच्छा हो, कोई एक ऐसा काम? सबसे पहले तो आपको मैं बात बता दूं कि पूरे मुमरा कौसा में जो भी काम चालू है, वो या तो हमारे माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और उनके सुपुत्र श्रीकांत जी शिंदे साहब के माध्यम से हो रहा है, और या तो फिर हमारे जो टीम नजीमुल्लाह के जो कैप्टन है नजीमुल्लाह साहब और अजीत दादा पवार, इनके माध्यम से वो काम हो रहे हैं। तमाम काम, चाहे वो नाले गटर का काम हो, चाहे वो पायवाटर का काम हो, चाहे वो पीसीसी का काम हो, चाहे वो यूटीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे वो जिस भी तरीके का काम, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो कब्रिस्तानों का काम, हर काम जो है वो हमारी निधि से और हमारे प्रयत्नों से ही किया जा रहा है। रही बात दूसरी कि मुझे ऐसा कौन सा काम है जो करने की बहुत आवश्यकता और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जिसके लिए मुझे बजट नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा काम है मेरा कौसा पेट्रोल पंप से लेकर के वाई जंक्शन तक का मेरा सर्विस रोड। मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर हो सका तो इलेक्शन से पहले ही इसका बजट की हमारे पर बात हो चुकी है, और हमने मांगनी की है तकरीबन 19 करोड़ रुपए की, जिसके अंदर हमारा कौसा पेट्रोल पंप से लेकर के अंबर होटल का रास्ता होते हुए सिल्वर पार्क, फातिमा बहमन, मुबिन नगर, नूर महल, बावाजिर पार्क, नूरी गार्डन, उसके बाद नाथानी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में एवन नूरी, उसके बाद में हमारा अमन गार्डन होते हुए ये रास्ता बेला विस्टा को होते हुए हमारा जो मस्जिद शहर है, मस्जिद शहर तक का ये रास्ता है। हम इसकी मांगनी की है और उम्मीद है कि इसका भी बजट हमें महीने भर के अंदर मिल जाएगा। उसी के साथ में हमारा जो कौसा तालाब पाली से लेकर के वाई जंक्शन का रोड है, जिसके अंदर तनवर गार्डन है, शिमला पार्क है, गोल्डन पार्क है, उसके बाद में शहजादी है, फिर रॉयल गार्डन है, उसके बाद में सुरमे प्लाजा है, उसके बाद में नोबल है, उसके बाद में फिर हमारा ये वाई जंक्शन पे जो नाथानी साहब की एक बिल्डिंग है, उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो है। ये होते हुए वाई जंक्शन का भी रोड हमें करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस काम को भी पूरा किया जा सके। अच्छा राजू भाई, अभी जैसे आपने कहा कि मतलब शहर में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो एकनाथ शिंदे साहब की निधि से हो रहे हैं, या फिर जो नजीमुल्लाह साहब है उनकी पार्टी के द्वारा निधि जो मिली है उसके जरिए किया जा रहा है, उसके जरिए किया जा रहा है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। तो आवास साहब के माध्यम से कौन से काम हो रहे हैं विकास के शहर में? मुझे एक बात बताइए, पिछले 16 सालों से यही तो हमारा सवाल है कि माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब पिछले 16 सालों में अपनी निधि से, जो उनकी खुद की निधि है, चाहे वो उनकी आमदार निधि हो, चाहे उनकी स्टेट गवर्नमेंट की निधि, उसमें उन्होंने कितना पैसा लाया? आपके पास एक हथियार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे आरटीआई भी लोग कहते हैं, ये हमारी कांग्रेस सरकार ने ही दिया था 2004 में। तो इस माध्यम से आप एक लेटर डाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने पिछले 16 सालों के अंदर पूरे मुमरा कौसा में सिर्फ 115 करोड़ रुपया लाया 16 सालों में। तो मैं समझता हूँ उससे बड़े हमारे राजन की साहब है, 115 करोड़ लेकर आए 16 साल के अंदर। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये 16 सालों के वक्फे में इन्होंने 115 करोड़ रुपया लाया, तो उससे अच्छे तो हमारे राजन की साहब है, इन्होंने तकरीबन 125 करोड़ रुपया लाया मुमरा कौसा के लिए, एकनाथ जी शिंदे साहब से या श्रीकांत जी शिंदे साहब से। और नजीमुल्लाह साहब है जिन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपया लाया मुमरा कौसा के अंदर, चाहे वो नाले को लेकर के हो, गटर को लेकर हो, स्कूल को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर हो, कब्रिस्तान को लेकर, बहुत सारे अलग अलग काम है। तो मैं यही मुमरा कौसा के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि आप एक बात को समझिए कि आपने जब उनको वोट दिया तो आपकी महत्वाकांक्षा क्या थी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे? आपके एक्सपेक्टेशन ये थे
कि हमारा आदमी जब असेंबली में जाएगा तो असेंबली में जाने के बाद में मुमरा कौसा के लिए बहुत सारे फंड ला करके स्टेट गवर्नमेंट से मुमरा कौसा के अंदर 4 चांद लगाएगा। चाहे वो हमारा कोस्टल रोड था, चाहे वो हमारे मुमरा कौसा के मुख्य रास्ते के ऊपर एक फ्लाईओवर का या एलिवेटेड रोड का बनाना था, चाहे वो हमारे यहाँ पानी की जो किल्लत है उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो मिलियन लीटर्स पड़े जैसे MLD कहते हैं उसको बढ़ाना था, चाहे वो हमारे यहाँ पे जैसे टोरेंट आ चुकी है प्राइवेटाइज होकर के उसको भगाना था, चाहे वो हमारे यहाँ पे कचरा विभाग जो है प्राइवेट किया गया है उसके माध्यम से मुमरा कौसा को कचरा मुक्त करना था। ऐसे बहुत सारे काम जिसकी एक्सपेक्टेशन हमारे मुमरा कौसा की जनता को जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ पास थी और वो हर जगह चारों तरफ फेल हो चुके हैं। आज आप देखिए कि मुमरा कौसा में एक हॉकर्स प्लाजा नहीं है। आज हमारे जो गरीब हॉकर्स है, मुमरा कौसा के हॉकर्स है, वो बेचारे रस्ते के ऊपर बैठ करके अपना धंधा कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर में बहुत दिक्कतें आती है। एक तो ये कि उनकी वजह से ट्रैफिक का मसला खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि बार बार महानगर पालिका उनके ऊपर कार्रवाई करती है जिसकी वजह से उनका जो सरमाया है, जो उनका कैपिटल पैसा जो होता है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वापिस वो रस्ते पर आ जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। तो इसको उनको हल करने की जरूरत थी। हमारे मुमरा कौसा में तकरीबन 8000 रिक्शा ड्राइवर से आज तक हमारे मुमरा कौसा में इन रिक्शा को लेकर के आपने देखा होगा बीच में रिक्शा का पैसा बढ़ाया गया। हम भी MMR रीजन के अंदर रहते हैं। हमारे से आगे आप जाएंगे तो आपको डोंबिवली देख लीजिए, टिटवाला देख लीजिए, कल्याण देख लीजिए, नवी मुंबई देख लीजिए, वहां पर रिक्शा मीटरों से चलता है। तो क्या मुमरा के अंदर रिक्शा का मीटर नहीं हो सकता था? क्या मुमरा के अंदर सिग्नल नहीं हो सकते थे? नहीं हुआ आज तक के। हमारे मुमरा कौसा में कहीं पर भी पे एंड पार्क नहीं है, कहीं पर भी पार्किंग प्लाजा नहीं है। आज आप देखिए कि पूरे मुमरा कौसा, क्योंकि मुमरा कौसा जो है वो एक इलीगल बस्ती थी पहले से और जमाने से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होते आए हैं, जिसकी वजह से किसी बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग नहीं है। लीगल बिल्डिंगों को छोड़ गया, लीगल सैंक्शन प्रोजेक्ट को छोड़ करके। तो क्या उनके लिए हमें यहाँ पे पार्किंग प्लाजास नहीं बनाने चाहिए थे और नहीं बनाए गए? तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के हमारी उम्मीदें थी कि हमारा आमदार साहब है जो वो कुछ काम कर ले जाएगा, तो वो नहीं कर पाए। इसमें चारों तरफ से वो फेल हो चुके हैं। अच्छा राजीव भाई, अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मतलब एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जो मुमरा रीतिबंधन चौपाटी के साथ, जिसमें आपके साथ में जफर नुमानी साहब भी हैं, नेहा नाइक भी है, और आप उस वीडियो के अंदर मतलब पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि रीतिबंधन चौपाटी किस तरीके से बन रहा है, इसकी ओपनिंग कब होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन शॉर्ट में वही जानकारी हमारे मुमरा टाइम्स के दर्शकों को भी दे दे कि किस तरीके का काम हो रहा है, क्या क्या बन रहा है वहाँ पे, और वो कब से मतलब ओपन होने वाला है। ऐसा है कि वो जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को हमारे इलाके के जो उस वक्त के गार्जियन मिनिस्टर थे एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लाया था। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लगा है तकरीबन वो 65 करोड़ 38 लाख रुपया है। इस 65 करोड़ का जो फंड है, इसका 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो स्मार्ट सिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है। उसके बाद में 25% जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एकनाथ जी शिंदे साहब ने लाए, और उसके बाद में उसका 25% जो बचा हुआ था वो महानगर पालिका से उन्होंने दिलवाया। तो 100% वो पैसा हमारे पास आया और जिसके माध्यम से हमारी चौपाटी का काम किया जा रहा है। इस चौपाटी के अंदर 2 हमारे पास एम्पी थिएटर है, एक एम्पी थिएटर, एक रिवर्स एम्पी थिएटर, एक प्रोमेनेड है, स्केटिंग रैक्स है, साइकिलिंग ट्रैक्स है, जॉगिंग ट्रैक है, ऐसी बहुत सारी चीजें है। 2 विसर्जन घाट है इसके अंदर, कैफेटेरिया है इसके अंदर। तो ये इस काम को हम लोगों ने बखूबी निभाया और काम तकरीबन 95% पूरा हो चुका है। 5% काम बाकी, जिसकी हमें उम्मीद है कि जून के एंड तक ये काम पूरा हो जाएगा और माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब और हमारे नजीमुल्लाह साहब के हाथों से इसकी ओपनिंग की जाएगी। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे कम से कम 1-2 इंटरव्यू के अंदर ये जो काम हो रहे हैं शहर के अंदर, जो विकास कार्य हो रहे हैं, नाले, गटर का, रोड का, उसमें आपने 2 बार ना जिक्र किया था कौसा के अंदर जो शिमला पार्क के सामने जो तालाब है उसका सुंदरीकरण भी होने वाला है और इतने करोड़ रुपए की निधि से वो काम हो रहा है, लेकिन काम तो होता हुआ उस तालाब का नजर नहीं आ रहा है राजू भाई। अभी बीच में आपने भी देखा होगा, कुछ खबरें चली थी कुछ चैनल के ऊपर, बहुत सारी मछलियां जो है गंदे पानी की वजह से मर के वो किनारे पे आ गई थी। तो क्यों काम रुका हुआ कौसा तालाब का, क्यों नहीं उसको मतलब उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूं मैं कि ये जो काम हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 करोड़ 16 लाख रुपए तकरीबन उस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दिया गया था, जिसको हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कर रहे हैं, उसके जो हमारे इंजीनियर है कलाल साहब वो कर रहे हैं, और उस माध्यम से वो काम किया जा रहा था। तकरीबन 60% वो काम पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा हमने वहाँ पे ग्रेनाइट का पूरा फ्लोरिंग कर दिया है, हमने गार्डन के अंदर जहाँ पे फेंसिंग करनी थी उसका भी काम कर लिया है, कहाँ स्टेप्स बनाना था वो भी काम कर लिया है। चंद काम रहेगा, तकरीबन 40% काम अभी बाकी रह गया। अभी हमने बीच में उसकी एक मीटिंग ली थी, रिव्यू मीटिंग कमिश्नर साहब के पास, तो पता ये चला कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा अब तक के आया नहीं है, जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। हमने उसकी रिपोर्ट हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब और एकनाथ जी शिंदे साहब दोनों को दी है कि जल्द से वो पैसा रिलीज किया जाए ताकि बारिश से पहले उस तालाब का जो सुशोभीकरण का जो काम है
सौंदर्यीकरण का जो काम है वो पूरा हो जाए और हम लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले महीने 2 महीने के अंदर उसका जो काम बचे हुए हैं वो सारे काम कर लिए जाएंगे। अच्छा राजीव भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी चुनाव की घोषणा, तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन पार्टियों का मतलब ये हो रहा है कि भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं। अब ये तो होता ही है, हर चुनाव से पहले ये तो होता ही है। अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से मतलब अहवाज साहब के जो कट्टर मतलब उनके समर्थक थे, वो कलवा के अंदर मतलब 4 ऐसे बड़े बड़े नेता जो है, जो नगर सेवक थे, वो अहवाज साहब का साथ छोड़ के उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको क्या लगता है कितना धक्का पहुंचा है अहवाज साहब को उनके जाने से? क्या अहवाज साहब कमजोर हुए उनके जाने के बाद? ऐसा है कि पहले तो उन्हें ये आत्म मंथन करने की जरूरत है, सेल्फ एक रेट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, उनको अपना इंस्पेक्शन करने की जरूरत है कि लोग मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, 40-50 लोग गलत नहीं हो सकते। आज मुमरा में ये हाल है कि मुमरा के सारे नगर से उनको छोड़ के जा चुके हैं। आज वही हाल कलवा का है। लोग, आपको एक बात बता दूं, जब जितेंद्र नगर सब नेता बनकर उभरे थे तो उनके 2 लोग थे जो उनके स्तंभ थे या उनके कॉलम थे, एक मिलिंद पाटिल साहब थे और एक नजीमुल्लाह साहब थे। आज वो दोनों छोड़ के चले गए। कलवा के अंदर यह हाल है कि उनके पास उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा। MR सालवी साहब जा चुके, अपर्णा सालवी जो नगर सेविका वो जा चुकी, मिलिंद सालवी साहब जा चुके, हमारे महेश सालवी साहब जा चुके, मिलिंद पाटिल साहब जा चुके, आरती गायकवाड़ मैडम जा चुकी, प्रमिला किनी मैडम जा चुके, मंदार किनी साहब जा चुके। टोटल कितने लोग जा चुके? 9 के 9 नगर सेवक जा चुके। अच्छा, 9 के 9 राष्ट्रवादी के 9 नगर सेवक थे वहां पे, 8 उनके थे और एक अपक्ष था जय, तो 9 के 9 जा चुके हैं उनके पास से। अब उनके पास एक वहां पे नाम लेवा नगर सेवक बचा नहीं है। तो ये क्यों हुआ, ये हम लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या है कि लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। और आज से नहीं जा रहे हैं, पिछले कई जमाने से आपने देखा होगा। ये पहले थाना के हमारा एक पैनल था हनुमान जगदाले साहब का, वो उनको छोड़ करके चले गए। निरंजन डावखरे साहब जो राष्ट्रवादी में थे उनको छोड़ करके चले गए। प्रताप सरनाइक साहब राष्ट्रवादी में थे, छोड़ करके चले गए। तो ये लोग क्यों छोड़ करके जा रहे हैं, ये तो उनको सोचने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्या है मेरे अंदर जिसको मैं सुधारना चाहूंगा। देखो ऐसा होता है, मेरे वालिद साहब की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि जब वो इलेक्शन लड़ा करते तो एक बात बोलते थे कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और आगे जा सकते हो। आज ये हाल है उनका कि जो दोस्त है वही उनके दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल दुश्मन, मैं दुश्मनी नहीं मानता हूँ, मतलब पॉलिटिकल राइवलरी है होती है। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी इनकी जो बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? इसलिए बढ़ रही है कि इन्होंने सिर्फ अपने आप, इन्होंने हमेशा सेंट्रिक पॉलिटिक्स की है, अपने आप को सेंटर में रख करके बस मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। और हम जो है वो हमेशा हम की बात करते हैं, मैं की बात नहीं करते हैं। हम सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। जो इस देश, जमहूरी देश के अंदर इस वक्त की जो जरूरत है वो यही है कि हमें जो है एक होकर के, एकजुट होकर के हमारे शहरों का विकास करना चाहिए। आज मुमरा कौसा कितना पिछड़ा हुआ आपको नहीं मालूम है। आज मुमरा कौसा जो है हमारी प्रभाग समिति से वंचित है, मुमरा कौसा हॉकर से वंचित है, मुमरा कौसा पानी से वंचित है, मुमरा कौसा ट्रैफिक समस्याओं से वंचित है, मुमरा कौसा डेवलपमेंट से वंचित है, मुमरा कौसा फ्लाईओवरों से वंचित है, मुमरा कौसा के अंदर मेट्रो रेल नहीं है, मुमरा कौसा के अंदर जो इस तरीके से आज थाना के अंदर एक पेरिकुलर रेल का जो डिमांड किया गया था, मंजूर किया गया, उससे हम वंचित है। आज मुमरा कौसा जो है डायरेक्ट रोड से वंचित है। जो हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जो है या फ्रीवे जो है उसको कनेक्ट करके हमने रीतिबद्ध तक ले आया। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब को जाता है। हमारा एक फ्रीवे टनल रोड जो इसे कहेंगे, जो हमारे खारेगांव से लेकर के विरार तक के जा रहा है, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। हमारे माझीवाड़ा जंक्शन से जहां हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, वहां से लेकर के अमने गांव, आपने देखा होगा जो हमारा समृद्धि मार्ग है, समृद्धि महामार्ग है, नागपुर हाईवे और एक दिल्ली मुंबई हाईवे, दोनों की कनेक्टिविटी का जो बेस है, मतलब जो पॉइंट है, उस पॉइंट तक के हमारा जो मुंबई आगरा जो हाईवे है उसको 14 लेन का किया जा रहा है। काम चालू है, मेरे को लगता है 2 महीने में भी काम खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत सारे काम खत्म हो चुके हैं। तो इतने अच्छे अच्छे काम जब किए जा रहे हैं तो मुंबई से वंचित क्यों है? इसलिए वंचित है कि हमारा जो नेता है, जिसे हम 16 साल से चुन करके दे रहे हैं, मतलब हमारी मुमरा की जनता जिसे चुन करके दे रही है, उसने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो चाहते तो हमारे मुमरा के अंदर कोस्टल रोड हो सकता था। आज टिटवाला बनेली से होते हुए, कल्याण होते हुए, डोंबिवली होते हुए कटई तक के कोस्टल रोड बन चुका है। आप गायमुख को देखें, गायमुख का कोस्टल रोड का काम चालू है। बंबई के अंदर बहुत सारे फ्रीवे बनाए जा रहे हैं, तो मुमरा क्यों नहीं? तो ये सब चीजें जिसको बोलने की जरूरत है मुझे। अच्छा राजू भाई, अगर मान लो कि चुनाव आयोग जो है मतलब मनपा चुनाव की डेट डिक्लेयर कर देता है और चुनाव हो जाते हैं, तो जिस तरीके से टूट फूट हुई है अहवाज साहब की पार्टी के अंदर, तो इलेक्शन अगर होता है तो क्या नतीजे आ सकते हैं, क्या संभावनाएं नजर आती है आपको? देखो ऐसा है कि हर आदमी यही कहेगा कि हम जीत रहे हैं, मगर इतना आसान नहीं है। मैंने हमेशा हमारे 25 साल के इलेक्शन में
तकरीबन 5 इलेक्शन हमने लगातार जीते हैं। इस 25 साल के इलेक्शन के अंदर मैंने कभी अपने आप को सुपीरियर या बेस्ट नहीं माना। मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करता हूँ। हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे सामने कोई भी कैंडिडेट आवे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, हमारा जो अपोजिशन है उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। अपोजिशन को आपको डिग्रेड नहीं करना है या उसको डेमोरलाइज नहीं करना है, ये जमहूरी हक है उसका। कोई भी हमारे सामने इलेक्शन लड़ सकता है, और कोई भी इलेक्शन अगर लड़ता है, जैसे सुभाष भुईर साहब मेरे सामने इलेक्शन लड़े, यासीन सुरमे साहब मेरे सामने इलेक्शन लड़े, मरहूम रऊफ लाला साहब हमारे सामने इलेक्शन लड़े, तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सामने इलेक्शन लड़े। यूसुफ खाना साहब लड़े, जुबैर अंसारी साहब लड़े, सिद्दीक अंसारी साहब लड़े, इकबाल मुल्ला साहब लड़े, तो बहुत सारे लोग हमारे सामने इलेक्शन लड़े। मगर इलेक्शन खत्म, दुश्मनी खत्म। इलेक्शन खत्म होने के बाद में हमें वापस साथ में इसी समाज के अंदर रहना है, इसी मोहल्ले के अंदर रहना है, इसी माशरे के अंदर रहना है। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसे कहते हैं बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, आखिर ऐसी क्या बात है कि लगातार आप पिछले 25 सालों से अपने वार्ड के अंदर चुनाव जीतते चले आ रहे? कुछ तो टैक्टिक्स हो गए कि मतलब 25 साल से कंटिन्यू चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो मैं हमारे रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, हजमत चौक के लोगों को सलाम करता हूँ, उनकी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हमेशा हर इलेक्शन में हमारे सामने बड़े बड़े दिग्गज जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा डालते हैं, बहुत ज्यादा पैसा डालने के बाद तो हमारे सामने इलेक्शन लड़ते हैं, मगर अल्लाह करम रहा, हमेशा हम बड़े मार्जिन से जीते। पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ, हम 3700 के मार्जिन से जीते। ये मार्जिन से लोग एमएलए का इलेक्शन जीतते हैं। तो ये हमारे लोगों का हमारे ऊपर एक अटूट विश्वास है। एक कहते हैं कि एक इमोशनल बॉन्ड जुड़ा हुआ हमारा उन लोगों से। वो ऐसा होता है कि जब 5 साल आप उनके साथ में खड़े रहोगे, 5 साल आप उनके दुख दर्द में, उनकी खुशी में, उनके गम में उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के जब खड़े रहोगे, तो वो आपको हमेशा याद रखेंगे। जहां जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिविक कामों को लेकर के हम उनके लिए साथ में खड़े हैं। मैं नहीं कहता हूँ 100% हम सारा काम कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिमिटेशंस है। हमें लिमिटेड बजट मिलता है, जिस बजट के अंदर हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, मगर उसके बावजूद हम ज्यादातर लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुश कर ले जाते हैं, जिसकी वजह है कि हमें हमेशा हमारे इलाके के जो लोग हैं वो हमेशा वोट देते हैं और हमें जिता करके लाते हैं। अच्छा राजू भाई, एक आखिरी सवाल मैं थोड़ा हट के पूछूंगा आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका बड़ी सटीक तरीके से उसका जवाब देंगे जी। तो मैं अपेक्षा भी रखता हूं आपसे, क्योंकि मैंने आपके कई इंटरव्यूज किए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2-3 बार इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा हूँ कि आप किस पार्टी से, तो आपने कहा कि मैं पहले से कांग्रेसी हूँ। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, और उसी के लिए आपके वालिद जो थे वो भी कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि आप ना कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो गुणगान करते हैं वो एकनाथ शिंदे के करते हैं और अजीत दादा पवार साहब की करते हैं। कांग्रेस की गुणगान आप कम करते हैं और इनकी गुणगान ज़्यादा करते हैं, जबकि कुछ भी मतलब जो आदमी जिस पार्टी में रहता है पहले तो वो उसकी गुणगान करता है। आखिर वजह क्या है मालूम है? पब्लिक भी कंफ्यूज है, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ जिस तरीके से आप इंटरव्यू में बोलते हैं। ठीक है, आपको अच्छी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, काफ़ी समय से आप राजनीति कर रहे हैं, शहर के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ़ है और लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपके मतलब दिमाग की दाद भी देते हैं। लेकिन लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कांग्रेस में रहते हुए भी जो कांग्रेस की जो खिलाफ है उन पार्टियों को आप मतलब उनकी गुणगान ज़्यादा करते हैं। तो आज भी मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा कि आप कांग्रेसी है या फिर जो कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टियां हैं उनसे मतलब उनके साथ में, कांग्रेस के साथ में। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का बखान कर दूं कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी रहे। हमारे गांव के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, उस इलाके में इंदिरा नगर बनाने का काम मेरे वालिद साहब ने किया। आज रशीद कंपाउंड का जो रोड है, मुख्य रास्ता है, क्योंकि रशीद कंपाउंड सभी को मालूम है, पूरा रशीद कंपाउंड मेरे वालिद साहब का बसाया हुआ है। उस रशीद कंपाउंड के रोड का नाम क्या है मालूम है आपको? उस रशीद कंपाउंड के रोड का नाम इंदिरा गांधी रोड है, मेरे वालिद साहब ने रखा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे खून में कांग्रेस बसी हुई है और हम हमेशा जिंदगी भर कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेसी रहेंगे। आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल उठा के देखिए तो मेरा और राहुल जी गांधी साहब का फोटो साथ पे लगा हुआ है। अभी जब इंटरव्यू दे रहे तो मैंने आरटीआई के बारे में जब बताया, मैंने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ये हथियार लोगों को दिया है, तो हम कांग्रेस के लोग हैं और हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगे। मैं मेरी पर्सनल अपनी बात करूं अगर तो, मगर कहीं ना कहीं हमें वक्त के हवा के साथ में बहना पड़ता है और वक्त की हवा के साथ में हमारे इलाके के कामों को करना पड़ता है। विकास की बात जब विकास की बात आएगी, जब डेवलपमेंट की बात आएगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, हमें कहीं ना कहीं लोगों के काम कर रहा। देखो कैसा है कि मैं कांग्रेस से जीत कर आया हमेशा इलेक्शन, 4 इलेक्शन जो है
हम कांग्रेस से जीते, पिछली बार हम राष्ट्रपति से जीते, क्योंकि राष्ट्रपति और कांग्रेस एक साथ में थी। मगर मैंने हमेशा अपने बयान में कहा है कि मैं हमेशा से कांग्रेस ही रहा हूँ और कांग्रेस ही रहूंगा। मगर कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि स्थानीय महानगर पालिका में कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस के पास कितनी सीट है मालूम है आपको? इस वक्त सिर्फ 2 सीट है, एक मोतीराम भगत है और एक विक्रांत चौहान साहब हैं। तो ये 2 या 3 सीट लेकर के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमें सत्ताधारियों का साथ लेकर के हमारा काम करना पड़ेगा। मगर कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एकनाथ जी शिंदे साहब हो या अजीत दादा पवार हो, उन्होंने मुझसे ये कहा कि नहीं तू कांग्रेस छोड़ करके हमारे साथ में शामिल हो जाइए। मैंने हर बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं कांग्रेस ही था, कांग्रेस ही रहूंगा, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ, मगर मेरे घर की जो नगर सेविका हैं, उस वक्त का जो भी तकाजा होगा, देखो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस खुले हुए हैं। जिस तरीके से हमारा पैनल बनेगा, अभी जैसे हमारे साथ में 2 लोग लड़ने को तैयार हैं, एक अश्विनी राउत मैडम है और एक हमारे शालम आजमी साहब है। उनको मिलाकर हम लोग पैनल बनाएंगे और जो विनिंग कैपेबिलिटी होगी उसके हिसाब से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मगर मैं कांग्रेस कभी जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक और राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले राजू अंसारी साहब। आज हमने इनसे शहर के बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेके सवाल जवाब के मुद्दा, फिर चाहे वो रीति बंधु चौपाटी का हो मुद्दा, फिर चाहे ट्रैफिक से जुड़ा हुआ हो या हॉकर से जुड़ा हुआ हो, या फिर मुद्दा कौसा शिमलापाल तालाब का हो। और आने वाले जो टीएमसी के जो चुनाव उसको लेके भी हमने राजू अंसारी साहब से कई सवाल पूछे और उन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े सटीक तरीके से जवाब दिया। आप इनके जवाब से कितना सहमत है, अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज।